Yes, good morning, everyone. राधे राधे सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। कल लास्ट डे हमने खत्म किया था हमारा यूनिट नंबर 2, जो कि था कंसीडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कल हमने खत्म किया। इसी तरह यूनिट 3 अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा से बनते आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत छोटा सा लाइन आपको जो यूज करने का रहता है वो है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखिएगा, वर्ड आना चाहिए एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी वर्ड एकदम से यूज नहीं करेंगे। हु हैज, क्या लिखना है? पहला वर्ड अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, दूसरा इज ऑफ साउंड माइंड, एंड तीसरा इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। आगे के वर्ड हमको यूज जरूर 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 करने हैं। आगे के वर्ड बोले इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। कौन सा लॉ? टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। तो 3 वर्ड रिपीट करें। पहला हु हैज, अटेंड, अटेंड वर्ड लेना जरूरी है। अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, इज ऑफ साउंड माइंड, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ हो, टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। यस, तो ध्यान रखिएगा भैया कि ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में। सेकंड क्वेश्चन जो अलग से कभी आ सकता है 5 मार्क्स में, अगेन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने देखा हु हैज अटेन्ड द मेज ऑफ एजोरिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब कौन एलिजिबल नहीं है। एक माइनर एलिजिबल नहीं, और माइनर हमेशा से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, इसी पे आपसे कमेंट पूछ रहे हो। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस समझाकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आंसर बहुत छोटा सा है। आंसर बहुत छोटा है, जो सिंपल लाइन हम बोलना चाह रहे हैं वही वापस से रिपीट हुई। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट, अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विथ या बाय अ माइनर, विथ या बाय अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम बिगनिंग या वॉइड एब इनिशियो। बोलो भैया। नेक्स्ट, इसी के बाद हम जोड़ेंगे इसमें मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस, जो कि एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आपको ये केस समझाना पड़ सकता है। बताएं इसमें क्या क्या समझाएंगे। सबसे पहला हम बोल रहे हैं अ माइनर बोरोड ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर बी। ये पहली लाइन हो गई, ये सिंपल है, इसको आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो अब हम जो देख रहे हैं वो लाइन कौन सी है? माइनर बोरोड ₹20,000 फ्रॉम, किससे बोरो किया उसने? फ्रॉम बी। और ये बोला गया एज अ सिक्योरिटी उसने एक मॉर्गेज दे दिया। एज अ सिक्योरिटी उसने कोई चीज मॉर्गेज कर दी, एग्जीक्यूटेड अ एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज। जब वो मेजर हुआ, सेकंड कहानी का पार्ट क्या मेजर हुआ, उसने क्या फाइल किया? सूट फाइल कर दिया। अब ये हिंदी वर्ड है, आप नॉर्मल इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करो। बोलो क्या बोलोगे? माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एन एनी एग्रीमेंट विथ या बाय, दोनों वर्ड यूज करना, विथ या। अ माइनर इज void ab initio in the के लीडिंग केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष है। स्पेलिंग का ध्यान रखना। ए एक व्यक्ति, अ माइनर बोरोड, बोलो कितना? 20,000 फ्रॉम बी एज अ सिक्योरिटी, एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर, हिज मतलब बी के फेवर में। फिर ही बिकेम अ मेजर एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर ही फाइल्ड सूट, कोर्ट में चला गया वो। फॉर द डिक्लेरेशन, क्या बोलते हुए? फॉर द डिक्लेरेशन दैट, क्या बोलते हुए? द मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी वाज, ये फिर मन से लिखना है, एंड शुड बी कैंसिल्ड किया जाए। कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? इट वाज हेल्ड दैट, क्या डिसीजन आया? इट वाज हेल्ड दैट अ मॉर्गेज बाय अ माइनर वाज void and B was not entitled to repayment of money, ये मन से लिखना है।
मेन वर्ड 3 है मेरे पास, एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज, सूट फॉर द डिक्लेरेशन। वापस से पूरा केस रिपीट करें। इन द लीडिंग केस, क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। इन द लीडिंग केस, हाँ केस लॉ लिखना जरूरी है, माइनर वाला तो जरूरी है। इन द लीडिंग केस बोले क्या होना चाहिए, रिपीट करते जाओ, देखो आपसे बन रहा है कि नहीं, चेक करें बन रहा है या नहीं बन रहा। आपसे बनना चाहिए ये वैसे आपसे। वॉइस क्लियर है क्या? अब बताएं वॉइस क्लियर है? यस, तो नेट कनेक्शन थोड़ा सा चेक करें फिर। चलिए मालिक, क्या हम केस बना पाएंगे पूरा? आराम से चेक करें। 3-4 मेन वर्ड, बोरो 20,000, फिर फाइल्ड एग्जीक्यूटेड मॉर्गेज इन फेवर ऑफ बी, फिर क्या बोलेंगे हम इसी में, ही बिकेम अ मेजर, बोलो हाँ की ना। और उसी के साथ क्या बोलेंगे, वो कैंसिल कराने पहुंच गया कोर्ट में, held that mortgage by minor is void and B cannot is not entitled to repayment। बोलिए भैया, फटाफट से कमेंट करते जाएं, लाइक करते जाएं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब भी माइनर के ऊपर आए तो सिर्फ यही आंसर लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम देख रहे हैं वो है हमारे पास लीगल पोजीशन एज टू माइनर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब लीगल पोजीशन के बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें पहला हम देख चुके हैं ऑलरेडी। वो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लीगल पोजीशन समझाओ, तो भी कहीं ना कहीं हम ये लाइन तो यूज करेंगे ही करेंगे, शुरू की दो। अब अंतर क्या है, यहाँ पर आप सिर्फ केस का नाम लिख दोगे, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ज्यादा नहीं समझाओगे, 2 लाइन से ज्यादा। सेकंड इंपॉर्टेंट केस, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। बोले भैया सभी, कमेंट करें फटाफट से, लाइक करें, ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। यस, चलिए दादा फटाफट से चेक करते हैं। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी में सिर्फ 2 लाइन कौन सी लिखनी है, कौन सी 2 लाइन लिखनी? माइनर कैन नॉट रेटिफाई, क्या वर्ड यूज करना? माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द एज ओरिजिनल एग्रीमेंट वॉज वॉइड एब इनिशियो। बोलो भैया, एंड अ वॉइड एग्रीमेंट कैन, अगर आप किसी वॉइड एग्रीमेंट को बाद में रेटिफाई करवा दोगे, रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, किसी पुराने वर्क का वापस से रिन्यू करवा लेना, एक्सेप्ट करवा लेना, ये अगर आपने करा तो कोर्ट हार जाएगी। एक वॉइड एग्रीमेंट बाद में कैसा हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, वो परमिसिबल नहीं है। तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, माइनर कभी भी इसको रेटिफाई नहीं कर सकता। आपको करना है तो एक वापस से फ्रेश एग्रीमेंट करो। थर्ड, माइनर क्या बन सकता है जिसपे केस लॉ आता है, टिक करें, इस पे अलग से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इस पे केस लॉ भी पूछा जा सकता है। बेनिफिशियरी वो हमेशा हो सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट वो जरूर ले सकता है। लाइन कैसा लिखना है, दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड अगेन रिपीट करें, दो अ माइनर इज नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम, प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड, किस चीज के लिए? टू द माइनर, माइनर के प्रति लायबल हो सकते हैं, मतलब माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 10 अ प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जांपल जोड़ देंगे हम, इन फेवर ऑफ अ माइनर के लिए अगर कोई प्रोमिसरी नोट है, तो कल भी हमने देखा था ट्रस्ट क्रिएट होता है माइनर के केस में, उसमें भी माइनर बेनिफिशियरी था, ऐसे यहाँ पे भी माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है और केस फाइल कर सकता है। तो लाइन क्या लिखेंगे, प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर, उस केस में क्या बोलेंगे, इज नॉट वॉइड, और माइनर उसको इन्फोर्स, तो क्या लिखेंगे, कैन बी स्यूड अपॉन बाय हिम। बोले ही में येट एक्सेप्ट द बेनिफिट दो ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो हम बोलेंगे ना, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ इन अ पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर वो क्या कर सकता है, विद द कंसेंट ऑफ बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। तो लाइन रिपीट करें, पहली 3 लाइन, दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द प्रिवेंट्स हिम
मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर, thus a promissory note executed in favor of is not can be sued upon him because though he is not competent he can be a beneficiary. मन से लिखना है। फिर पार्टनरशिप वाली कहानी बताओ। A minor cannot become a in the partnership firm but with the consent of all the partners he can be admitted to the benefits of simple। अपने मन से ही लिखा है अपन ने, सिर्फ 3-4 मेन वर्ड पकड़े हैं। नेक्स्ट, माइनर हमेशा ही माइनॉरिटी प्लीड करेगा चाहे वो मेजर हो जाए उसके बाद भी, तो यस। ड्यूरिंग माइनॉरिटी वो हमेशा जो भी एक्ट करेगा वो हमेशा उसको बोलेगा ड्यूरिंग माइनॉरिटी जो भी हुआ उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। तो हमेशा क्या बोलना है, कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, और वैसा तब भी कर सकता है व्हेन ही हैज एंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और टेकन एनी लोन बाय, कैसे लिया उसने ये, फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज अ मेजर। लिखो मन से वापस, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी, बोलो हाँ है ना, एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो even where he has taken a loan or enter into a contract। अब बोलो मेन वर्ड, by falsely representing that he was a major। तो रूल ऑफ स्टोबल इसके ऊपर अप्लाई। रूल ऑफ स्टोबल का मतलब होता है आपने एक बार जो बात कह दी उससे आप बाउंड हो गए, लेकिन माइनर के ऊपर ये बात अप्लाई, मेजर के ऊपर ये बात अप्लाई होती है, माइनर के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड। कहने का मतलब माइनॉरिटी के दौरान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, प्लीड का हिंदी मतलब होता है याचना। आप एक और वर्ड ले सकते हो कि वो हमेशा अपनी माइनॉरिटी को डिफेंस के तौर पर यूज करेगा, उसको प्ली बोलते हैं, याचना, रिक्वेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जो एग्जाम में बहुत बार आया है, लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, सेक्शन नंबर 68। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है बेसिकली, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं आप ये चीज, सेक्शन नंबर 68। माइनर के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, वॉइड। तो फिर कोई भी माइनर का ध्यान क्यों रखेगा, फिर मान लो माइनर बीमार है, उसका ध्यान कौन रखे, कौन पैसे खर्च करे, कोई नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट की बत्ती जली, लॉ मेकर्स की बत्ती जली कि अगर आप माइनर को क्या सप्लाई करते हो, नेसेसरीज इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो माइनर के केस में एक ही चीज इन्फोर्सिएबल हो रही है, कौन सी, नेसेसरीज ऑफ लाइफ। तो लाइन रिपीट करें, क्या लिखा है, अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। फिर बोला गया बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस, जो वो खुद प्रॉमिस करे उसके लिए लायबल नहीं है। तो फिर लायबल किसके लिए, तो फिर वो लायबल है उस चीज के लिए जितना उसको सप्लाई किया गया है। आपने मुझे 10 रुपए की कोई चीज सप्लाई की तो मैं 10 रुपए के लिए लायबल हूं, भले ही मैंने बोल 15 दिया हो। तो माइनर 15 के लिए लायबल नहीं हो सकता। नेवर फॉर, क्या लिखा है, ना तो उसने जो प्रॉमिस किया उसके लिए लायबल है, ना ही वो मोर देन द वैल्यू के लिए लायबल होगा। तो लायबल तो होगा लेकिन कितना, जितने की नेसेसरीज सप्लाई की गई है। और एक और खास बात, ये भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। कौन लायबल है, उसकी जो प्रॉपर्टी उसमें से, स्टेट बोलते हैं जिसको, उसमें से रिकवर किया जा सकता है। कमेंट करें मालिक फटाफट से, ये 3 लाइन हम पुटअप कर पाएंगे या नहीं, चेक कर लें सभी एक बार, क्योंकि कोई भी केस लो आएगा इससे शुरू करना पड़ेगा। आप हर आंसर के बाद एक बार यस नो कर दिया करो। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब माइनर की प्रॉपर्टी को लायबल बनाने की 2 कंडीशन कौन सी होगी, माइनर की प्रॉपर्टी कब लायबल हो सकती है। 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी किसके लिए होना चाहिए, फॉर द गुड्स रीजनेबली, जो उसकी किसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी लाइफ के स्टेटस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हो, बोले भैया। और दूसरा, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई, जो ऑलरेडी उसके पास है उसके लिए वो लायबल, उसको आप नेसेसरी मत बताना। तो 2 कंडीशन रिपीट करें, मन से बोलो, क्या बोलोगे, फॉर मेकिंग लायबल माइनर्स प्रॉपर्टी 2 कंडीशंस मस्ट बी
सेटिस्फाइड, पहला द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स, कौन से, रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट, फॉर सपोर्ट ऑफ हिज स्टेटस इन लाइफ, ऐसा कुछ। माइनर मस्ट नॉट हैव, अरे पहले से ही है तो वापस क्यों दे रहे हो, फिर तो आप झूठ बोल रहे हो ना, फिर काय का नेसेसरी, फिर तो जबरदस्ती थमाया जा रहा है। तो इसीलिए सेकंड लाइन क्या बोलती है, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई, मन से लिखना है। नेसेसरीज का मतलब एक लाइन में जरूर लिख के आना। नेसेसरीज किसको माना जाएगा, मींस दोस थिंग्स दैट आर, ध्यान रखना नेसेसरीज में कभी भी क्या नहीं आती, लग्जरीज, कॉस्टली या अननेसेसरी आर्टिकल। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक में एक वर्ड होता है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है वांट्स आर अनलिमिटेड, इसी से करते हो ना। एक और वर्ड इकोनॉमिक्स में आता है, वो आता है क्या, नीड। वांट्स और नीड में क्या अंतर है, जैसे आप चाहते तो कि आपकी शादी कैटरीना कैफ से हो, या आप चाहते हो, लेकिन नीड तो पड़ोस की पिंकी ही बहुत है। अब चाहते तो अपन सभी हैं ऋतिक रोशन से ही शादी हो, जॉन अब्राहम से ही शादी हो, लेकिन पड़ोस का पपलू भी अपने लिए ठीक है जीवन के लिए, है ना। तो नीड और वांट, इकोनॉमिक्स किस पे चल रहा है, वांट पे। इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए अगर किस पे आ जाए, नीड पे। नीड पे आ जाए तो आप सीए छोड़ दोगे, अभी मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अपनी नीड इतनी ज्यादा थोड़ी है, नीड तो आज भी वही है, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल विद इंटरनेट कनेक्शन ना। तो बेसिक नीड्स आज भी वही है दादा, बेसिक नीड्स वही है आज भी। ये तो अपन जब वांट्स पे आ गए तो फाइट शुरू हो गई कि मेरे को फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर अपने लफड़े पड़ गए जीवन के, वरना जीवन बड़ा प्यारा चल रहा था अपना, है ना। तो हम किस पे आ गए, वी आर फोकसिंग ऑन, और इसीलिए माइनर के लिए क्या बोला गया, नेसेसरीज किसको माना जाएगा, इसेंशियली नीडेड, है ना। जैन साहब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, अच्छा ठीक है, ये भी ले लेना, चलो बेसिक नेसेसिटी। नेक्स्ट, इट कैन नॉट इंक्लूड लग्जरी, कॉस्टली या अननेसेसरी आर्टिकल। तो नेसेसरीज किसको एक्सटेंड करें, देखो ध्यान से, वर्ड ध्यान रखना, ऑल सच थिंग्स जो उस माइनर के लिए जरूरी है, एज रीजनेबली नेसेसरी या एज मिजरेबली सप्लाइड टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू विच दैट माइनर बिलोंग्स। इन्फेंट नहीं लिखना हो तो माइनर लिख देना। कहने का मतलब, अगर वो राजकुमार के तौर पर पैदा हुआ है, सिंपल भाषा ये है। अरे जैसे आपको और मेरे को कोई यहाँ पर बॉडीगार्ड चाहिए, या नरेंद्र मोदी को चाहिए, अपने को चाहिए, या नरेंद्र मोदी के लिए बॉडीगार्ड या सेफ्टी, जेड सिक्योरिटी क्या है, नीड है कि वांट है, नीड है, नीड है, अपने लिए वांट है। अपन तो झांकी मंडप के लिए चाहते हैं कि अपने आसपास 4 गनमैन चले, लोग घुरे, अपने को कोई जान का खतरा नहीं है, अपने को कौन मारने आ रहा क्या कोई आपको। तो देखो लकी कौन, अपन। अभी चाहे नरेंद्र मोदी दिन भर घूमता रहे बंदूकों के साये में, तो उसके लिए नीड है, अपने लिए क्या है, अपने लिए वांट है भैया। तो अंतर समझना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति नेसेसरी सप्लाई कर रहा है वो रीजनेबली क्या सप्लाई करे, इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी, जो चीज उस माइनर को चाहिए, जैसे एजुकेशन यस, मेडिकल रिलीफ यस, कोचिंग फॉर अ पर्टिकुलर गेम, स्पोर्ट्स, कुछ लर्निंग यस, ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। हम बोलेंगे हाँ इसके लिए माइनर की स्टेट लायबल है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। उसमें भी दूसरी बात ध्यान रखना, पहले से ही उसके पास ऑलरेडी वो चीज होनी नहीं, हाँ, he should not have a sufficient supply of these necessaries। उसके बाद ऑलरेडी घर है, आप फिर भी घर खरीद के दे रहे हो, गलत है, ये लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हो। अब ऑलरेडी घर है तो घर क्यों दे रहे हो उसको, और या तो प्रूव करो कि नया घर उसकी जरूरत है, तो बात अलग है। तो ध्यान रखना ये वर्ड। तो होल क्वेश्चन विल बी बेस्ड अपॉन हुम, माइनर्स स्टेटस। देखो भैया ऐसा है कि किसी व्यक्ति के लिए प्राइवेट जेट ही नेसेसरी है, प्राइवेट जेट भी नेसेसरीज में आ सकता है ना, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन या एक्टर एक्ट्रेसेस या नेताओं के बच्चे। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो सिंपल बोले, अपने को तो बाइसिकल भी मिल जाए तो बहुत है ना। अपन क्या मांगते थे पापा से 3rd 4th 5th में, प्राइवेट जेट नहीं, अपने को लगता था अपने को तो बस एक ट्राईसाइकिल मिल जाए पहले और फिर एक बाईसाइकिल मिल जाए, जीवन सुकून में है ना। अब बड़े हो गए तो बोले चलो बाइक दिलवा दो, एक्टिवा दिलवा दो। अब नेसेसरी इसके लग्जरी का भाई, जब आपने बोला मेरे को 15 लाख की बाइक चाहिए, पापा वहीं बेहोश, बोले बेटा यार तू समझ ही नहीं पाया नेसेसरी और वांट्स में अंतर।
और पापा ये भी समझ रहे हैं कि 15 की ही क्यों चाहिए, किसी को घुमाना है सिंपल, उसमें पापा मम्मी का तो नाम है ही नहीं। और पापा सबसे ज्यादा इसलिए चिढ़ रहे हैं कि पापा ऐसा नहीं कर पाए उनकी जवानी में। मेजर दुख तो ये रहता है पापा लोगों को, है कि नहीं। तो भैया नेसेसरीज पे फोकस करें। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो सीधे सीधे बोलेंगे कि ये फलाना चीज माइनर को सप्लाई की। आपको आंसर में 3 वर्ड्स कवर करने हैं। सबसे पहला ये लाइन इनफोर्सिबल है, ये ले लेना दूसरी लाइन, और ये 2 कंडीशन। एक लाइन ये लेंगे हम, अगर ये नहीं लिखना हो नीचे का मत लिखना, ये लाइन जरूर ले लेना। इसेंशियली नीडेड टू द माइनर्स स्टेटस ऑफ लाइफ, आप ही मन से जोड़ देना यहाँ पे, बोले भैया। और क्वेश्चन जो आएगा उसमें बस यही कंक्लूजन रहेगा कि अगर उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग है तो माइनर की स्टेट लायबल है, बोले भैया हाँ या ना। ये था एक इंपॉर्टेंट आंसर, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता रहता है। अब आपको बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम 2-3 इजी पॉइंट ले सकते हैं। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कितने पॉइंट लिखेंगे, माइनर की लीगल पोजीशन आए तो 7 से 8 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए। जो हम 4-5 पढ़ चुके हैं उसके अलावा एक एक लाइन के 2-2 लाइन के पॉइंट लेंगे तो आंसर इजी हो जाएगा। माइनर को एजेंट बना सकते हैं, इस पर केस लॉ आता है, टिक करें, इंपॉर्टेंट। क्या माइनर एजेंट हो सकता है किसी के लिए? हो सकता है, लेकिन वो पर्सनली कभी भी लायबल। तो समझो बात को, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसा आएगा? एक पी ने माइनर को एजेंट बना दिया, माइनर ने पी के बिहाफ पे मुझसे डीलिंग कर ली, वो डीलिंग गलत हो गई माइनर से। प्रिंसिपल लायबल है, माइनर लायबल नहीं है। प्रिंसिपल और माइनर के बीच में, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एजेंट भी लायबल होता है, लेकिन माइनर तो लायबल नहीं है। बोलो भैया, समझ में आई बात? चलिए कमेंट करें भैया, फटाफट से आगे बढ़ना है अपने को। माइनर कैन बी एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लायबल, ये पॉइंट आपको लिख के आना है। नॉर्मल केसेस में एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए लायबल होता है या नहीं होता है? होता है। नॉर्मल केस में एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए लायबल होगा, बोलो भैया। लेकिन यहां पर माइनर लायबल नहीं है, बोलिए मालिक। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ एग्जाम में आ चुका है, अभी आपकी आरटीपी में भी आया था। नेक्स्ट, माइनर क्या अपने पेरेंट या गार्जियन को बाइंड करता है? तो ना, माइनर के एक्ट से पेरेंट गार्जियन अगर बाइंड होंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। माइनर तो कुछ भी कर देगा या करवा लिया जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि माइनर के एक्ट से पेरेंट लायबल कभी भी नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना है अपने को। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो कवर करती है कि माइनर लायबल तो है लेकिन पर्सनली नहीं। दूसरा, उसकी स्टेट लायबल होगी। तीसरा, हम बोल सकते हैं एज एन एजेंट भी वो लायबल नहीं है। चौथा, पार्टनर्स में बेनिफिशियरी के तौर पर वो ऐड हो सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता। पांचवा, क्या कंपनी में शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो आप उससे कॉल मनी कैसे लोगे? वो लायबल ही नहीं होगा। यस, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, माइनर लायबल, पेरेंट लायबल कब होंगे? पेरेंट तभी लायबल होंगे व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स, तो ही पेरेंट्स लायबल होंगे, वरना पेरेंट्स लायबल नहीं होंगे। अच्छा, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक माइनर और एडल्ट का, तो ध्यान रखना एडल्ट ही लायबल है, माइनर तो लायबल नहीं है। माइनर एज अ शेयर होल्डर, नो, अगर गलती से ऐड हो गया हटा दो उसको, बोलिए भैया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और एक टॉर्ट का केस चलता, अपने एक्ट चलता अलग से, लायबिलिटी फॉर, इसको सिविल रॉन्ग बोला जाता है। एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग, मर्डर कर देना। मर्डर कर देना क्या कहलाता है? सिविल रॉन्ग की क्रिमिनल रॉन्ग? तो वो क्रिमिनल रॉन्ग होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिविल रॉन्ग। मैंने उठा के इस पे ईंट फेंक दी, इसका सिर फोड़ दिया, है ना। किसी के घर में कार को ठोक दिया तो उसकी दीवार गिरा दी, उसकी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो माइनर लॉयबल होता है किसमें? टॉर्ट में, अनलेस टॉर्ट इज रियलिटी अ ब्रीच ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी टॉर्ट में लायबल हो सकता है। वीरेन जी, उसके लिए क्रिमिनल एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो मेरी लायबिलिटी नहीं है पढ़ाना, अभी अपन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, किसको साउंड माइंड का माना जाएगा? 4 नंबर 3 नंबर में बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पर्सन ऑफ साउंड माइंड का सेक्शन याद करो कौन सा है? सेक्शन 12 क्या बोलता है? पर्सन इज सेड टू बी
said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he, भैया किसी भी व्यक्ति को समझदारी कब बने, समझदारी कब मानी जाए, साउंड माइंडेडनेस कब प्रूव हो जाए, तो उन्होंने दो वर्ड यूज किए, अ पर्सन, मेन वर्ड है सेड टू बी, इससे कनेक्टिंग वर्ड मिलता है आपको, सेंटेंस बढ़ाने में मदद मिलती है। मेन वर्ड बोलिए पर्सन, अब ये तो लिख ही दोगे, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, ये भी लिख दोगे, फॉर द पर्पज ऑफ, ये भी हम लिख देंगे, बोलो भैया, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, ही इज कैपेबल ऑफ, पहला जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो कॉन्ट्रैक्ट समझ पाओ, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेन वर्ड है मेरे लिए, और दूसरा फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स, उस कॉन्ट्रैक्ट का असर मेरे ऊपर क्या आने वाला है, बोलिए भैया हाँ कि ना। तो अनसाउंडेडनेस के लिए दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहला कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, और दूसरा फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर का इंग्लिश वर्ड बोलो, अपॉन हिज, अरे अपने ऊपर क्या असर आ रहा, मैंने घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे समझ पड़नी चाहिए कि घर गया, मुझे समझ पड़ना चाहिए कि पैसे आ रहे हैं, अगर ये समझ पड़ जाए इसका मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट सोच समझ के किया है। तो वापस से दो वर्ड, इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, समझ पड़ रहा है, एंड रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट। अब पर्सन जो कि नॉर्मली यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, एक व्यक्ति जो नॉर्मली अनसाउंड माइंड का है बट कभी कभार ओकेशनली साउंड का हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब करे, व्हेन ही इज ऑफ, उल्टा बोल लो, कोई व्यक्ति नॉर्मली तो कैसा है, यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली, तो मैं नॉट मेक, उसको ऐसे समय कॉन्ट्रैक्ट मत करवाओ जब वो कैसा है, अनसाउंड माइंड का है, बोलिए भैया हाँ कि ना। कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट साउंड माइंड विल बी, तो आंसर तो वाइड ही लिखना है, 3 से 4 मार्क्स, छोटा सा वर्ड, मोनू भैया अपने को रीडिंग लेके जाने का है। थर्ड, हु आर द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, नाम बोलते जाए, बिसाइड्स माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसको बोल रहे हैं, देयर आर आल्सो अदर पर्सन हु आर पार्शली, और अगर उनने करा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाए, इनकॉम्पिटेंसी में अराइज ड्यू टू, पहला वर्ड पॉलिटिकल स्टेटस, दूसरा वर्ड कॉर्पोरेट स्टेटस, तीसरा, कुछ एग्जाम्पल जोड़ दिए उन्होंने छोटे से, कुछ एग्जाम्पल जोड़ दिए छोटे से, क्या एग्जाम्पल जोड़े, जैसे कि फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, दूसरा एलियन एनिमी, तीसरा कन्विक्स एंड इंसॉल्वेंट। तो रैशनली आप चीजों को समझ पाओ, जजमेंट वर्ड निर्णय होता है रैशनल, समझदारी पूर्ण की बेवकूफी पूर्ण, रैशनल का मतलब क्या है, समझदारी पूर्ण तरीके से विथ विजडम की बेवकूफी, विजडम, बोलो हाँ कि ना। मम्मी उठा रही है रात को 1 बजे, बोले यार देख किचन में से कुछ गैस लीक हो रही है, सब बदबू आ रहा है, देख ले क्या अपन चल के, आप बोल रहे यार मम्मी सोने दो यार, नींद बहुत आ रही है, मम्मी बोल रही पागल गैस लीक हो रही है तो आग लग जाएगी, तो आप बोल रहे हो लाओ माचिस लाओ यहीं देख लेते, माचिस जला के देख लेते हैं, ब्लास्ट हो जाए तो गैस लीक हो रही है, ये तो नहीं हो रही है। तो मम्मी समझ गई कि अनसाउंडेडनेस वाली पोजीशन पे है, ही इज नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, बोलिए भैया ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जब आप अनसाउंडेडनेस पोजीशन पे हो, मतलब आप कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट ही नहीं समझ पा रहे हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यही नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए तो बोला गया माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, क्योंकि माइनर भी इफेक्ट कहाँ समझ पाता है, कहाँ समझ पाता, माइनर अगर इफेक्ट समझ जाता तो अपन उसको एलिजिबल नहीं बना देते, बोलो आया ना। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के खत्म हो जाता है दोस्तों। अब अपन शुरू करने आ रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके सेक्शन नंबर्स याद होना जरूरी है, सेक्शन 13 से लेके 17, 18, 19 तक के सेक्शन अपन याद रखेंगे लाइन से। फॉरेन सॉवरेन्स का मतलब एम्बेसडर्स होता है अभिषेक जी, राजदूत बोलते हैं हिंदी में, अमेरिका सब सारे देशों के राजदूत अपने यहाँ हैं, अपने वाले बाहर के देशों में हैं। नेक्स्ट
सेक्शन 13 बोलता है कब कंसेंट मानी जाए, 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड, 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड, कब कंसेंट माना जाएगा, दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, बोलिए भैया हाँ कि ना। तो सेक्शन 13 की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजों पे एग्री होना जरूरी है, पहला तो थिंग और दूसरा सेंस। आप थिंग की बात कर लो पहले, मैं ये वाला घर बेचने की बात कर रहा हूं, आप ये वाला घर समझ रहे हो, हाउस 1 हाउस 2, आप ये वाला समझ रहे हो, मैं ये वाला सेल करना चाहता हूं, तो फिर हमारा थिंग अलग है। दूसरा, जब हम सेंस की बात करते हैं मतलब हम उसके मीनिंग की बात कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं कट्टा तो आप समझ रहे हो बंदूक, और मैं बोल रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिसिप्ट बुक, कट्टा हिंदी में बोलते हैं, बोले हाँ कि ना। तो ये अंतर समझना पड़ेगा, सेम सेंस भी होना जरूरी है ना, सेम थिंग एंड सेम सेंस, ध्यान रखिएगा, उसमें समझना कुछ नहीं है। अनूप जी एक बार और पढ़ लीजिएगा, ये लोग डिस्क्वालीफाइड हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सारे, इन लोगों को डिस्क्वालीफाइड बताया गया है। सेकंड वर्ड, आपने बोला सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट करें, तो एक होता है खाने वाली और एक होता है मारने वाली, बोलिए भैया। भैया आप लोग सब हाँ हाँ करते जाएं, जो नहीं समझ में आए पूछें, और फिर फटाफट से कमेंट करना बंद कर दें। यस, याद करना शुरू करें, कंसेंट से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है यहाँ से, अगले 4-5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर 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 आता है। सेक्शन 13, 2 or more person are said to be consented when they agree upon the same thing in the same sense। और एक बात ध्यान रखना कि सेक्शन 14 में उसी को इलॉबरेट कर दिया, कंसेंट को फ्री कब माने। पहला तो देख रहे हैं कंसेंट है क्या, हमने बोला हाँ, तो अब क्या देख रहे हैं, कंसेंट फ्री है क्या। फ्री बताएं, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट, नॉट लिखना है भैया, नॉट कॉज बाय 5 तरीके, पहला कॉर्शन, दूसरा अंडू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन और पांचवा मिस्टेक। सेक्शन नंबर लाइन से चल रहे हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 19 सेक्शन इनके क्या बताता है, इफेक्ट। तो लाइन से याद करना, सबसे पहले शुरू करते हैं कॉर्शन से। तो 2 बातें देखी, कंसेंट होनी चाहिए और फिर कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट, वर्ड मिस मत कर देना वरना डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कॉर्शन का मीनिंग सेक्शन नंबर 15 याद कीजिए इसका। कॉर्शन को कैसे समझा के आएंगे, अगर कोई केस लॉ आता है इसके ऊपर तो। कॉर्शन इज द, 2 बातें बोलना है हम, कमिटिंग कर देना या थ्रेटनिंग टू कमिट, करने की धमकी देना। मैं आपको धमका रहा हूं कि देख तेरा घर मेरे को बेच दे नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, बोलो। तो कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू, कौन सा एक्ट कर रहे हो आप, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन, विच इज फॉरबिडन बाय, तो तय है आप कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट ही कर रहे हो, आईपीसी से प्रोहिबिट हो रहे हो, बोलिए भैया हाँ है ना। तो इट इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, यहां से यहां तक लॉ वर्ड नहीं है, लॉ वर्ड नहीं है, लॉ तो बहुत सारे हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, बोलिए भैया। तो ये बात ध्यान रखना, लैंग्वेज में चेंज करने की ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, लैंग्वेज ऐसी की ऐसी ही हमको रखनी है। फटाफट से मेरे साथ साथ अब डेफिनेशन को कंटिन्यू करें। पहला वर्ड लेना है कमिटिंग और, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, और दूसरा बोला गया अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। ये जो आप धमका रहे हो, ये धमका कैसे रहे हो, धमका रहे हो इस सेंस में कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन। धमकाते तो पापा मम्मी भी हैं कि देख पढ़ ले नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, टीचर भी चमकाता है लेकिन वो पॉजिटिव सेंस है। यहाँ पे कैसे धमकाया गया, टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी, तो धमका क्यों रहे हो, इंटेंशन क्या, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, ये आपका टारगेट है, धमका के उसको एग्रीमेंट साइन करवाना। और एग्रीमेंट साइन होना भी बुरा नहीं है, कैसा एग्रीमेंट, टू द प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब उसके अगेंस्ट जाके, उसके हितों के विरुद्ध जाके उसको नुकसान पहुंचाते हुए आप कर रहे हो। तो लाइन याद करें भैया, लाइन याद करें, क्या क्या बोलना है, कॉर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, और अनलॉफुल की लॉफुल, लॉफुल कब्जा बैंक करती है,
बैंक्स कई बार आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेती है, वो कैसा है? लॉफुल है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी with an intention to cause that person to enter into an, ये कहलाता है कॉर्शन भैया। अब ये ध्यान रखना, आईपीसी के लिए इफेक्ट काय में दिए हुए हैं, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 19 में इफेक्ट ऑफ कॉर्शन दिए। पहला आंसर हम सबको मालूम है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कॉर्शन हुआ तो इफेक्ट बोलो इज वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी की बोथ पार्टीज। कौन सी पार्टी? हुज कंसेंट वॉज, whose consent was, बाकी मन से लिखना है। रिपीट करें, इफेक्ट क्या है? इफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय कॉर्शन, डिटेन का मतलब कब्जा करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय कॉर्शन, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड, उस तरह से ली गई थी। दूसरा इफेक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रही है, मेन वर्ड है रिसाइंडिंग। मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने गया कि मेरी सहमति गलत तरीके से ली गई, मेरी फ्री कंसेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना है? शुड रिस्टोर सच बेनिफिट, जो भी मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में रिसीव किया था वो बेनिफिट मुझे फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा। बोलिए भैया। तो द पार्टी रिसाइनिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड क्या लिखना है? रिस्टोर सच बेनिफिट इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर। किसको वापस करना है? फ्रॉम द अदर पार्टी। किसको वापस करना है? टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वॉज रिसीव्ड। छोटा कर देना लाइन को। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को यदि मनी पे हो गया या कोई चीज डिलीवर हो गई अंडर, उसको खुद को भी वो चीज रिहा कर देनी चाहिए, रीपे। और तो देखो इधर, एक्स ने वाई को धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो वाई को 10 लाख रुपए मिले और एक्स को घर मिल गया। तो वाई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने जा रहा है, तो वाई को पहले क्या वापस कर देने चाहिए? 10 लाख रुपए वापस कर देने चाहिए। बोलो। और ये जो एक्स है, इसकी भी ड्यूटी है कि ये घर वापस लौटा दे। तो अ पर्सन टू हुम क्या बोलना? अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय या अंडर कॉर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। बोले भैया सेम नहीं है अनूप जी, पार्टी बदल गई है, ध्यान से देखें वर्ड। एक पार्टी रिसाइंडिंग है और एक पार्टी जिसने रीपे या रिटर्न करना चाहिए। कॉर्शन में अगर कुछ भी आया तो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आप सुनो ना। ये एग्जाम्पल दिया ना, एक्स भी वापस करेगा और वाई भी। यस, इट सेक्शन 72, 71 को 72 करें। तो ये था कॉर्शन, छोटा सा पॉइंट। ये सेक्शन के आपने इफेक्ट देख लिया। अब जब भी केस लॉ आए अगर एग्जाम में, तो इफेक्ट जरूर समझा के आना। और वो आपसे इफेक्ट ही पूछते हैं, इफेक्ट ही पूछते हैं कि इफेक्ट क्या रहेंगे। तो पहला इफेक्ट बोलो, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। दूसरा इफेक्ट आएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने गई है पार्टी मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट विच इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, उसको रिस्टोर करना। और तीसरा, अ पर्सन टू मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर, यहां से यहां तक की लाइन सेम है पूरी, मस्ट, उसकी भी ड्यूटी बना दी कि तू भी वापस कर भाई, ये भी वापस करेगा, तू भी वापस कर, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं अपन। दूसरा केस किसका जा रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस और उसके एलिमेंट्स। ध्यान से देखना, सिर्फ एलिमेंट्स और डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो ये लिख के आना है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर बोलो इसका, उसका 15 था, इसका क्या है? सेक्शन 16। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित, उकसाना, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाए, ये आपको पैराग्राफ में लिख के आना है सब कुछ। फटाफट से बताएं भैया, कमेंट करें, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस शुरू करने जा रहा हूं मैं। यस, चलिए मालिक, कॉर्शन से बढ़ते हैं अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में बोलना है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय, मैं किसी को उकसा रहा हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, कब? पहला कंडीशन में द रिलेशन सब्सिस्टिंग, ये वर्ड यूज करना है, रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू, ये वर्ड यूज करना है। एक पोजीशन पार्टी की ऐसी है कि वो दूसरे को डोमिनेट कर सके और दोनों के बीच का रिलेशन भी इसी तरह का है।
तो दो वर्ड यूज करना है। पहला, रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट one of the parties is in a position to dominate the will of the other, ऐसा हमको बोलना है। डोमिनेट कर लिया वो भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का हुआ, अनफेयर एडवांटेज के लिए किया गया। तो तीन वर्ड हो गए, रिलेशनशिप सबसिस्टिंग, दूसरा बोलना है टू डोमिनेट द विल, और तीसरा बोलना है अनफेयर एडवांटेज। बोलिए भैया हाँ कि ना। ये तीन वर्ड्स के साथ आपको ये सेक्शन कंप्लीट करना है। तो रिपीट करें एक बार और, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी, सब लोग बोलना शुरू करें भैया, इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने आप को चेक करते जाएं, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट the will of the other। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तब आई when he uses that position to obtain unfair advantage over the other। तो हमारे पास एलिमेंट्स निकल के आया। सबसे पहला ये रिश्ता होना चाहिए, जब वो लोग नियर रिलेशन में हो तो ही माना जाएगा कि कोई एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट कर सकती है। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट द विल हो, पोजीशन टू डोमिनेट द विल कब मानी जाएगी, कब प्रूव होगा कि एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट करने की पोजीशन पे है। तो उसके लिए ये 3 पॉइंट अपने को याद करने हैं। 3 पॉइंट बोले। पहला, कब माना जाएगा कि एक व्यक्ति एक्स दूसरे को वाई को डोमिनेट कर सकता है। तो पहला केस क्या बोला, व्हेन ही होल्ड्स अ रियल, और हमने बोला डोमिनेट करने के लिए अथॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, या तो रियल हो जैसे कि फादर और सन दिख रही है साफ साफ ही, अपेरेंट और टीचर और स्टूडेंट, क्लाइंट और लॉयर या डॉक्टर और पेशेंट ऐसी दिख जाए। दूसरा, फिड्यूशरी में भी सेम एग्जांपल है, मास्टर और सर्वेंट, भरोसे की रिलेशनशिप, फिड्यूशरी का मतलब ट्रस्ट होता है। और तीसरा, व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटीज आइदर टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्ट हो गई हो, तो मैं उस व्यक्ति को डोमिनेट करने की पोजीशन में हूं क्योंकि सामने वाले की मेंटल पोजीशन, मेंटल स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो 3 वर्ड, कब माना जाएगा कि पोजीशन टू डोमिनेट द विल एग्जिस्ट करती है। तो लाइन बनाना शुरू करें। अ पर्सन, एक व्यक्ति, इज डीम्ड टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर इफ, बोलो भैया, इफ ही, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, ये पहली लाइन है। दूसरा, ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, भरोसे की रिलेशनशिप पे बैठे हैं दोनों लोग। और तीसरा, where he makes a contract with a person whose capacity is temporarily या permanently क्या हो गई है, अफेक्ट हो गई है। किस रीजन से, पहला ड्यू टू एज, दूसरा ड्यू टू इलनेस, तीसरा मेंटल या। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ध्यान से सुनिएगा। आप एक इलिटरेट व्यक्ति से कहीं अंगूठा लगवा लोगे तो हो सकता है वो बोले कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, जैसा इन्होंने सुनाया मैंने सुन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया अंगूठा लगा के। ऐसी एक और केस था कि एक लेडी थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और उसी दिन जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई, शी वॉज इन अ मेंटल पोजीशन ऑफ डिस्ट्रेस, तो उसी समय उसके इन लॉज ने उससे किसी डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर्टी के साइन करा लिया, तो माना जाएगा कि ये रिलेशनशिप डोमिनेट वाली थी और ये कॉन्ट्रैक्ट डोमिनेट करके ही किया गया है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक एजेड लेडी थी, ओल्ड लेडी, उसका एक सर्वेंट था जो उसका ध्यान रखता था, उसको इस पे भरोसा था, और सर्वेंट चूंकि इसको सेवा करता था, ये बीमार रहती थी अधिकतर बार बेड पे दवाई के नशे में। तो केस में ये हुआ कि सर्वेंट ने इससे उस पोजीशन में ही कोई एग्रीमेंट साइन करवा लिया, तो माना गया कि सर्वेंट वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अनूप जी मैंने एग्जांपल दिया, आप वापस से सुनिएगा। तो अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब पावर, एक पावर को शो करता है और एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप को शो करता है। बोलिए भैया, तो टीचर स्टूडेंट अपेरेंट अथॉरिटी भी और ट्रस्ट की रिलेशनशिप भी है, ये ध्यान रखिएगा। 3 वर्ड वापस से बोले, पहला मेन वर्ड रियल या अपेरेंट अथॉरिटी, दूसरा जुडिशियल रिलेशनशिप, तीसरा मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड। 3 रीजन, बाय एज, बाय इलनेस या बाय मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस। आप बीमार थे, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, दवाई के नशे में थे, और आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करा जाए, आप बोलोगे मैं मेंटल डिस्ट्रेस में था उस समय, या बॉडीली डिस्ट्रेस में था बहुत बुरी तरह से। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा, ऑब्जेक्ट क्या था, टू टेक अनड्यू की ड्यू, अनड्यू की ड्यू, अनड्यू एडवांटेज, ध्यान रखिएगा। व्हेन द पर्सन इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द विल,
मस्ट हैव द ऑब्जेक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दी, और एडवांटेज भी कैसा, अनफेयर अनड्यू एडवांटेज, बोलिए हाँ है ना। और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर होगा, अगर स्टूडेंट बोल देता है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी तो टीचर प्रूव करेगा कि कंसेंट कैसी थी, फ्री। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे होगा, देखो बर्डन ऑफ प्रूविंग कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, डोमिनेटिंग नहीं किया गया था, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। विल लाई ऑन द पार्टी, कौन सी पार्टी, हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट, इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, तो इस केस में टीचर को प्रूव करना पड़ेगा। ये चार एलिमेंट हम आराम से लिख सकते हैं, करेक्ट भाई। नेक्स्ट वापस से बोले एक बार, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन कौन सा है, 16। शुरुआत कैसे होगी, इंड्यूस्ड बाय, और बोलना रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज की वो डोमिनेट कर सके, अनफेयर एडवांटेज ले सके। चार एलिमेंट, पहला रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, दूसरा पोजीशन टू डोमिनेट द, तीसरा ऑब्जेक्ट मस्ट बी, और नेक्स्ट आखिरी बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस और उसके एलिमेंट्स एक साथ पूछ लिए। अब अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले, वो है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़े भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर लें, बताएं सभी लोग, अनड्यू इन्फ्लुएंस खत्म किया हमने, कमेंट करें, लाइक करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला। यस यश भाई, अजीब सा क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए मालिक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो अगर आपको प्रूव करना है कि किसने डोमिनेट किया तो टीचर को प्रूव करना पड़ेगा। स्टूडेंट तो आरोप लगा देगा कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, टीचर पे होगा कि वो प्रूव करे, बोले भैया हाँ है ना, क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी केस लॉ में भी आपको काम आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि कब माना जाएगा एक व्यक्ति दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, ऐसा कब माना जाए। तो चार सिचुएशन कौन सी हो सकती है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन, तो वापस से पहला पॉइंट कौन सा है, रियल या अपेरेंट अथॉरिटी। एग्जांपल देखते जाएं, पहला एग्जांपल मास्टर एंड, डॉक्टर एंड, फादर एंड। तो इस पे दो ही लाइन लिखनी है, कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। रिपीट करें, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी का वर्ड क्या लिखेंगे, वेयर अ पर्सन होल्ड्स वर्ड आना जरूरी है भैया, हेव मत करना, नंबर कटते हैं इसके, फिर हेव करेंगे तो अच्छा वर्ड नहीं है हेव। क्या लिखना है, वेयर अ पर्सन होल्ड्स, बाकी मन से। दूसरा, वेयर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज देयर, तो वर्ड क्या आएगा, ट्रस्ट एंड, रिश्ता कैसा है, भरोसे का। तो वेयर रिलेशन इज कैसा, ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज। एग्जाम्पल फादर एंड सन, अगेन सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, हस्बैंड एंड वाइफ, बोलो भैया। तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस, कब माना जाएगा आप किसी के विल को डोमिनेट कर सकते हो, जब वो बॉडीली या मेंटल डिस्ट्रेस में हो। तो बोलो क्या बोलना, अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन टू गेट हिज कंसेंट वेयर इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ, पहला मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, इलनेस और एज, इलनेस, मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस, आगे का मन से लिखना। फोर्थ इंपॉर्टेंट, लिखें इस पे केस लॉ भी आए पहले, अनकंसाइनेबल बार्गेन, अनकंसाइनेबल बार्गेन। नहीं भैया, मेंटल डिस्ट्रेस का दूसरा वर्ड नहीं है अपने पास, मेंटल कैपेसिटी तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। नहीं, कॉन्फिडेंस लिख दो ना अंशु इसकी जगह, तो बिलीफ लिखने से अच्छा तो भरोसा ही याद आ जाएगा, कॉन्फिडेंस, यही तो इजी वर्ड है। अनकंसाइनेबल बार्गेन में क्या देखना है, आपने केस पढ़ा था जिसमें एक्स ने लोन ग्रांट किया वाई को, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया 100%,
अब देखा जाए तो वाई की मजबूरी थी इसलिए उसने पैसा तो लिया, देखा गया बोला गया कि वाई ने फ्री कंसेंट में लिया, एक्स बोल रहा है पूछ लो इससे, मैंने कोई प्रेशर नहीं बढ़ाया था इस पे। वाई को चूंकि पैसे की जरूरत थी तो उसने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, 100%। तो देखा जाए तो इसका मतलब उसकी मजबूरी का फायदा ही उठाया गया होगा, तय है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल रहे हैं कि ये अंडू इन्फ्लुएंस है? एक्स बोल रहा है मैंने कोई प्रेशर नहीं बढ़ाया, ये खुद आया था, बात तो सही बोल रहा है एक्स, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 100%, 90%, 80%, कहीं ना कहीं आप किसी सामने वाले की मजबूरी का फायदा ही उठा रहे हो। तो वर्ड क्या लिखना, वेयर वन ऑफ द पार्टीज, वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज इनफ टू डोमिनेट द, कैसे? जब हमको दिख रहा है कि एक्स लेंडर है, एक्स से ही पैसा चाहिए वाई को, तो एक्स समझ गया कि पोजीशन डोमिनेटिंग तो उसकी हमेशा ही रहेगी, लेंडर की पोजीशन हमेशा कैसी है, डोमिनेटिंग। और उसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट इज अपेरेंटली अनकंसाइनेबल, दैट इज अनफेयर, अनुचित है ये। हिंदी वर्ड अनफेयर का क्या होता है, अनुचित। साफ साफ आपसे भी पूछा जाए, भले ही आपने लॉ ना पढ़ा हो, एक नॉर्मल 11th स्टूडेंट से भी पूछा जाएगा कि यार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% रख दिया इन्होंने, क्या ये ठीक है? तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात है, इतना रेट थोड़ी नहीं होता है। मतलब उस बच्चे को भी समझ पड़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है, तो उसी के लिए बोला गया अनकंसाइनेबल बार्गेन दैट इज अनफेयर। तो लॉ मान लेगा कि कैसे ऑब्टेन की गई थी कंसेंट, अंडू इन्फ्लुएंस। और ये सारे ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन्स के ही केसेस होते हैं। बोले भैया, बोलिए भैया, हाँ या ना? तो अनकंसाइनेबल बार्गेन का पॉइंट रिपीट करें, वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अपरेंटली, साफ साफ दिखाई दे रहा है, अपरेंटली वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी से सेंटेंस कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपका apparently unconsignable, it will be presumed by law that the contract is induced by undue influence। और ये कौन से ट्रांजेक्शन में ज्यादा हो रहा है, मनी लेंडिंग एंड गिफ्ट्स। और इस पे केस आया हुआ है, आप टिक कर लेना, ये एग्जाम में लिख के आना है आपको। ये पैराग्राफ आपका शुरुआत का पैराग्राफ हो जाएगा। शुरुआत की लाइन क्या लिखेंगे अगर सिर्फ यही आंसर लिखना है तो, अ पर्सन विल बी डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर इन केस ऑफ अनकंसाइनेबल बार्गेन। और फिर ये पैराग्राफ थोड़ा सा समझा देना, और फिर उस केस को समझाना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलिए भैया, 4 पॉइंट फटाफट से रिपीट करें। पहला, रियल या अपेरेंट अथॉरिटी। दूसरा, तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस। और चौथा, अनकंसाइनेबल बार्गेन। फिड्यूशियरी, रियल में क्या लिखना है, होल्ड्स, वन पर्सन होल्ड्स। दूसरे में क्या लिखना है, ट्रस्ट एंड एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। तीसरे में क्या लिखना है, वेयर मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड। और फोर्थ में क्या लिखना है, अपेरेंटली अनकंसाइनेबल। बोले भैया, फटाफट से कमेंट करें तो मुझे समझ पड़ेगा। चलिए मालिक, तो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि उसका इफेक्ट क्या होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का। आप ध्यान से सुनना, उसके इफेक्ट में थोड़ा सा चेंज है। पहला इफेक्ट सेम है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल का ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। बोलो भैया, हाँ या ना? यस आर्यन, हो सकता है ऐसा। केस बता दिया ना अभिषेक जी, अनकंसाइनेबल की तो केस देखा अपन ने, ये 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला केस बताया ना आपको। यश भाई, अजीब सा क्वेश्चन है, घटिया क्वेश्चन है बहुत। यश अग्रवाल जी, आपको क्या करना, दूसरे ने किताब खोली कि नहीं खोली, आप आपका संभाल लो ना। अपने से अपनी दुनिया समझ नहीं रही है, कहाँ दूसरों में काड़ी करें। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये आपको किसी केस लॉ में काम आएगा आंसर, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर से कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो इफेक्ट क्या होगा, क्या लिखना है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल। तो बनाओ लाइन, बोलो, वेयर कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल
एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज, ये तो सिंपल अपन लिख ही देंगे। अब उधर 19 सेक्शन जो हमने पढ़ा था कॉर्शन का, उसमें अपन ने 72 का भी इफेक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडिंग का भी दिया, दोनों दिया। कोई बात नहीं उमर भाई, रीडिंग लेने से हो जाएगा। अब इसमें एक खास बात क्या होती है कि जब हम अंडू इन्फ्लुएंस में समझाएंगे तो दो बातें लिखनी है, या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से 100%, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, 100% कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाएगा, सेट असाइड, मतलब जो आप मांग रहे थे ना वाइडेबल कर दो, तो कोर्ट बोल रही है कर दिया जा, क्लियर। अब सेट असाइड आइदर, एब्सोल्युटली कोर्ट बोल रही है ठीक है अंडू इन्फ्लुएंस था, आइदर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेट असाइड एब्सोल्युटली, और अब यहां से चेंज सेंटेंस, और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू हैज रिसीव्ड एनी, अब उसने बेनिफिट तो रिसीव किया ही था, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन दिया जाए। तो अब डिसीजन किसके हाथ में है, तो दो आंसर है, बोले अंडू इन्फ्लुएंस का पहला आंसर बोलो वॉइडेबल, पहला तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन में जा सकता हूं कोर्ट, तो मैं कोर्ट में जाके खड़ा हो गया, अब जज क्या बोल रहा है, ओके सेट असाइड, एब्सोल्युटली 100% सेट असाइड करो, चलो भैया, पहला आंसर। दूसरा आंसर, मैंने भी अगर उसमें कोई बेनिफिट रिसीव किया था तो कॉर्शन में बोला गया था मुझे वो बेनिफिट वापस देना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, यहां ऐसा नहीं बोला, यहां बोला है ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट में सीम टू बी जस्ट, या डीम फिट भी लिख सकते हो, एज द कोर्ट में डीम फिट, ऐसा वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, डीम फिट। तो यहां आंसर चेंज है, अब कॉर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस के इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा, वहां पर बोला गया था मस्ट रीस्टोर, यहां बोला गया कौन डिसीजन देगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। अब तो ये आपके डिफरेंस में काम आएगा, ये वाला पॉइंट डिफरेंस में भी आता है, कॉर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस के डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आपका इफेक्ट, बोले वापस से पावर टू सेक्शन 19 ए, बोलते हैं वेयर कंसेंट टू एन एग्रीमेंट caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was, any such contract may be set aside absolutely, पहला आंसर। और if the party who wants to, ऐसा भी लिख सकते हैं, who wants to rescind it has received any, उसके लिए क्या बोला गया, there under upon such terms and condition is the, तो ये आखिरी की दो लाइन आप लिख लो, लर्न करना पड़ेगी, मन से नहीं लिख पाएंगे। यस आर्यन जी करेक्ट। चलिए मालिक, तो इफेक्ट का जो हमने पॉइंट पढ़ा, इसी के साथ हम कॉर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस के दोनों के डिफरेंस भी देख लेते हैं, हाथों हाथ ही तो आपको समझ पड़ेगा कि एग्जाम में हमको क्या क्या पॉइंट बनाकर आना है। देखिए कॉर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस के पॉइंट्स में पहला हमको नेचर ऑफ एक्शन शो करना है, जिसमें, अच्छा चलो इसको डिफरेंस के साथ ही देखेंगे, एक साथ देखेंगे, रुक जाओ मत जाओ पीछे, अभी डिफरेंस के साथ ही देखेंगे। चलिए ये था आपका इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, अंडू इन्फ्लुएंस हो गया और उसका इफेक्ट भी हो गया। बताएं भैया, कमेंट करें फटाफट से, कमेंट करें फटाफट से। बोलिए दादा, बात समझ में आई, क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीम्स फॉर एवर जी, आपने डिटेल क्लास ली है मेरे से, अपन रिवीजन तीसरी बार कर रहे हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन सेक्शन 17 से कोट कर सकते हैं हम चाहें तो, फ्रॉड की डेफिनेशन हम कोट करें तो उसमें 4-5 बातें आएंगी। पहला तो सेक्शन 17 कोट कर दो, फ्रॉड की डेफिनेशन में आप समझाओ कोई भी एक्ट जो कि पार्टी ने कमिट किया, या तो खुद ने या उसके एजेंट ने, बोलो भैया, या तो खुद ने या एजेंट ने, दोनों हो सकते हैं। ओके आस्था,
तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये वर्ड जरूर ले लेना, 2 वर्ड के साथ शुरुआत करना अगर कभी डेफिनेशन पूछते हैं। वैसे उन्होंने अभी तक डेफिनेशन नहीं पूछी है, डेफिनेशन के 5 पॉइंट एक साथ कभी भी उन्होंने आपसे ट्रैक नहीं किए, लेकिन किसी केस लॉ में आपको सेक्शन 17 का कोट करना पड़ेगा क्या? यस, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? अगर कोई केस फ्रॉड का है तो हम कम से कम ये तो लिख दें एज पर सेक्शन 17 फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कौन सी होगी? टू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो टू द कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया? विद एन इंटेंट टू अनदर, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से। इतना तो हम आराम से लिख ही सकते हैं, बीच के वर्ड नहीं लिख पाओ छोड़ देना, लिख पाओ बढ़िया, ना लिख पाओ कोई बात नहीं, इतना लिख के आए। दूसरा बोले, इसमें लाइन वापस से रिपीट करें, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, क्या वर्ड यूज करना है? एनी एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंटेंट टू डिसीव, इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे लिए क्या है? डिसीव अनदर पर्सन टू एंटर इनटू दी। तो ये धोखा क्यों दे रहा हूं मैं? फुर्सत में बैठा हूं इसलिए कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। बोलो भैया, बोले फटाफट, क्या करना है? सामने वाला एंटर कर ले कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए धोखा दे रहे हैं। बोलिए भैया, क्लियर है? यस, 3-4 बातें। पहला, आपने जो सजेशन दिया वो किस फैक्ट का दिया? जो कि ट्रू, जो कि सत्य, जो कि सही। कौन दे रहा है ये सजेशन? बाय वन, जो जानता है कि जो वो बोल रहा है वो झूठ है, वो सत्य। तो दोनों जगह ध्यान रखना, नॉट नॉट वर्ड जरूर लगा देना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। या तो दोनों जगह हटा देना, या हाँ ऐसा कुछ होगा, पर अपने को लगाना है क्योंकि फ्रॉड की डेफिनेशन लिखनी है ना। तो बोलो, क्या बोलोगे? मैं कोई एक ऐसा सजेशन दे रहा हूं एज टू अ फैक्ट, कैसा सजेशन? विच इज नॉट ट्रू। दे कौन रहा है? हु नोज, हु बिलीव। बोलो, मैं जानता हूं कि ये ट्रू नहीं है। हु डज नॉट बिलीव इट टू बी, हाँ मैं ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है और वैसे ही सजेशन किसी और को। अब ये लाइन मैंने क्यों याद करने का बोला, समझो। कई बार केस लॉ में आपको पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है, सिर्फ इसे एक लाइन पे आंसर बना के आना है। बोलिए भैया, क्लियर? इतना ही लिखना है बस। इस लाइन पे मैं आपको कोई झूठ बोल के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा हूँ तो बस ये लाइन सफिशिएंट होगी, इतना लिख दो और आंसर बना दो। पूरी 5 ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वापस से रिपीट करें, सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और दूसरा वर्ड बहुत क्लियर है, एक्टिव कंसीलमेंट। बोलो भैया, एक्टिव कंसीलमेंट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट। कोई चीज छुपा रहा हूं मैं जबकि मुझे उस चीज की जानकारी है, तो भी ये झूठ बोलना ही हुआ, धोखा देना ही हुआ। बाकी तीसरा, प्रॉमिस, जिसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं होने वाला, कोई भी कार्य जो फिटेड टू डिसीव हो जाए। अब धोखे की कैटेगरी कैसे समझाती गवर्नमेंट? तो आखिरी में क्या बोल दिया? एनी एक्ट जो धोखाधड़ी की कैटेगरी में चला जाए, और कोई भी एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ स्पेसिफिकली क्या बोल दे? फ्रॉड बोल दे। तो इतना लिख देना जितना मैंने टिक किया हुआ है, तो भी सेंटेंस बन जाएंगे आपके। बोलिए भैया, हाँ या ना? क्लियर है? नेक्स्ट रिपीट करें एक बार और, सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन। कौन दे रहा है ये? वो बिलीव्स इट टू बी नॉट ट्रू। नहीं नहीं नहीं, बिलीव इट टू बी नॉट ट्रू वही व्यक्ति बोल रहा है जो जानता है कि झूठ है। बोलो तो क्या बोल रहा है? फैक्ट विच इज बाय वन हूं। हाँ मतलब फ्रॉड तभी तो होगा जब मुझे मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और झूठ बोल ही क्यों रहा हूं? ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। इसेंशियल एलिमेंट्स बोले, सबसे पहला, फ्रॉड किससे रिलेट होना चाहिए? एक किसी न किसी फैक्ट से, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला वर्ड बोलो, रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? रिप्रेजेंट मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। फैक्ट कब प्रूव हो जाए, कब आप बता दो? बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप वो बात बता चुके थे, मतलब फ्रॉड बाद में नहीं होता, फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट से पहले होता है। तो वापस से रिपीट करें, रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन। बोले भैया, इसको मेरे साथ साथ रिपीट करें, याद करने में टाइम लगता है। रिपीट करें, पहला, रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। दूसरा, रिप्रेजेंट शुड बी मेड बिफोर कंक्लूजन। बस इतना भी लिख देंगे चलेगा। तीसरा, जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है? इट शुड बी मेड विथ द नॉलेज ऑफ इट्स
फॉल्सिटी, झूठ बोल रहा हूं ये बात मैं जानता हूं। बोलो भैया, इतना भी लिख देंगे चलेगा, बहुत है इतने। चौथा बोले अदर पार्टी मस्ट बी इंड्यूस्ड टू, आपके इस झूठ पे दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो चार बातें बोले। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन, जिस बात पे धोखा दिया जा रहा है वो किस पे, रिलेटेड टू अ फैक्ट। फैक्ट कब बताया गया, शुड बी मेड बिफोर दी कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा बोलो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स। अरे अगर मुझे ही नहीं मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, फिर ये फ्रॉड की कैटेगरी से हट जाएगा। करेक्ट निशिता, ध्यान रखिएगा इस बात का। और चौथा, इसी फैक्ट से दूसरी पार्टी क्या हुई, इंड्यूस्ड हुई टू एक्ट अपॉन दी कॉन्ट्रैक्ट या रिप्रेजेंटेशन। फिफ्थ बोलो, सामने वाली पार्टी ने इस फैक्ट पे क्या करा, रिलाय करा, और वो क्या हो गई। ध्यान रखना, फ्रॉड तब तक नहीं होगा जब तक एक्चुअली आपके साथ धोखा, मान लो मैं आप पे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने पकड़ लिया, आप समझ गए कि मैं आपके साथ गच्चा देने वाला हूं, मैं आपके साथ फ्रॉड करने वाला हूं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, दूसरे लॉ के हिसाब से नहीं। तो उसमें क्या बोला, देखो मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, सचमुच रिसीव हो जाओ तो फ्रॉड माना जाएगा, वहीं तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। फैक्ट का हिंदी मतलब तथ्य होता है, किसी बात पे, किसी रिप्रेजेंटेशन पे फ्रॉड होता है। झूठ किसी ना किसी बात पे तो बोलेंगे ना यश भाई। तो पॉइंट रिपीट कर लें, सबसे पहला क्या होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, कब देना है, बिफोर द कंक्लूजन, कैसा देना है, मेड विथ फुल नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। चौथा, उससे क्या फर्क पड़ा, इंड्यूस अदर पार्टी टू बिलीव। पांचवा, उसने क्या कर लिया, रिलाइड। और छठा, पार्टी ने एक्चुअली लॉस भी सफर करा हो। अगर लॉस सफर नहीं करा हो तो फिर ये फ्रॉड नहीं है। लॉस सफर होने से पहले ही आपको पता चल गया तो भी ये लॉस फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं जाने वाला, ये केस फ्रॉड माने ही नहीं जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ध्यान रखना, जब तक एक्चुअली ना हो जाए तब तक आपको हिंट मिल जाए कि फ्रॉड होने वाला और आप अवेयर हो गए और फ्रॉड नहीं होने दिया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि चलेगा। बोलो भैया, ओके यश भाई, बोल दे जाए भैया पांचों छह पॉइंट, क्या हम एक एक वर्ड, दो दो वर्ड पकड़ पाएंगे इसमें से। यहां पे इंड्यूस्ड हुआ, उस पर भरोसा करके, दोनों वर्ड एक साथ भी लिख सकते हो चाहो तो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन एंड इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन, भरोसा भी किया और एक्ट भी। हाँ, दोनों करने हैं ना, भरोसा ही करना है बस कि एक्ट भी करना है। एक्ट करने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाना। बोलो भैया, क्लियर है, कमेंट करें मालिक। पांच छह वर्ड फटाफट से। पहला वापस से, फैक्ट। दूसरा, बिफोर द कंक्लूजन। तीसरा, नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। चौथा, इंड्यूस्ड। पांचवा, भरोसा, रिलाइड अपॉन। और छठा, मस्ट हैव इनकर्ड अ लॉस। बोलो भैया, हाँ या ना। चलिए दोस्तों, तो ये फ्रॉड का एक और छोटा सा आंसर। इफेक्ट अगर अलग से पूछे तो इफेक्ट समझाना, वरना मत समझाना। एलिमेंट्स पूछे तो एलिमेंट समझाना, वरना मत समझाना, किसी भी केस लॉ में, किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट, उसके इफेक्ट सेम है क्या, देखो सेक्शन 19 वाली। वापस से सेक्शन 19 का पहला इफेक्ट बोलो। सेक्शन 19 का पहला इफेक्ट हमारे पास क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। ये पहला लाइन वो का वही है जो अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा या अंडी इन्फ्लुएंस में पढ़ा, लेकिन अंतर, फ्रॉड में आपके पास तीन चार ऑप्शंस आते हैं यहां से। पहला केस बोलो, ही कैन रिसाइन, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत। दूसरा, आप बोल सकते हैं ही कैन, उसको फ्रॉड में जो धोखा हुआ उसके लिए वो केस फाइल भी कर सकता है। और तीसरा बोलो, ही कैन इंसिस्ट, फ्रॉड में वो बोल सकता है जैसा प्रॉमिस था वैसा ही परफॉर्मेंस। देख लो एग्जांपल, एक्स ने वाई से प्रॉमिस कर दिया आई विल मैरी यू, अब धोखा देके भाग गया। एक्स ने ये प्रॉमिस किया था विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म, तो फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब वाई बोल रहा है या बोल रही है कि नहीं मेरे को तो परफॉर्मेंस ही चाहिए, मैरिज का बोला था मैरिज ही चाहिए। ये बात आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हो, एग्जाम्पलरी डैमेजेस में पढ़ते हो, इंडक्टिव में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। उसमें पार्टी कई बार क्या चाहेगी, कैसा परफॉर्मेंस, जो बोला था वही हो जाए। बोलिए भैया, तो ध्यान रखें, वापस से बोल, सेक्शन 19 क्या बोलता है फ्रॉड के केस में। ये इफेक्ट आपको किसी केस लॉ में काम आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि फ्रॉड के इफेक्ट बताओ,
केस लॉ में समझाने में काम में आता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला बोलो, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, तो क्या लिखना है, इट इज voidable at the option of the party whose consent was and has the following remedies। ये 3-4 चीजें और अवेलेबल है। पहला he can resign, दूसरा he can sue, तीसरा he can insist on the performance। आप इसको इतना बड़ा नहीं लिख पाओ अगर, तो ऐसा लिखना he can insist on the performance of the contract had the representation made been true। टिक कर लो। बोलिए भैया, क्या हम इफेक्ट लिख पाएंगे? कमेंट करें दोस्तों सभी फटाफट से। नहीं नहीं निशिता जी, सेक्शन 19A लिखा है अंडू इन्फ्लुएंस में, ध्यान से देखिए एक बार। और प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, तो मुझे समझ पड़े आगे की कहानी। यस, चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 पार्ट हमने देखे। पहला देखा हमने कॉर्शन, दूसरा देखा हमने अनडू इन्फ्लुएंस, और तीसरा देखा हमने फ्रॉड। ध्यान रखना, कॉर्शन और फ्रॉड के इफेक्ट आप कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हो? 19 में पढ़ रहे हो। पहला ऑप्शन हमेशा ही क्या है, दोनों में ही voidable, लेकिन कॉर्शन में एक बार और क्या बोला गया, रीस्टोर, और दूसरा क्या बोला गया, सेक्शन 72 रीपे और रिटर्न इट। वापस से दिखाऊं, नहीं याद आ रहा? देखो इधर कॉर्शन के इफेक्ट देखो। कॉर्शन के इफेक्ट में पहला क्या था, क्या करना, voidable, कॉन्ट्रैक्ट जो रिसाइन कर रही है पार्टी वो रीस्टोर करे, ये कॉर्शन की रिक्वायरमेंट है। बोलो। और साथ ही साथ और क्या बोला गया कि जिसने धमकाया था वो भी अपनी चीज को वापस क्या करे, रीपे और रिटर्न इट अंडर सेक्शन 72। बोलो भैया। हाँ यश भाई, पहला वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा। आज 3rd डे है हमारा। फर्स्ट वीडियो आपको विद्योदय पे मिल जाएगा, कल का वीडियो यहीं पे मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे आज, आप बोल रहे हो तो। चलिए दोस्तों, अब बोलो अनडू इन्फ्लुएंस में क्या क्या इफेक्ट पड़े हमने। अनडू इन्फ्लुएंस के इफेक्ट बोलो। पहला तो क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, voidable, और दूसरा ऑप्शन सेट असाइड आइदर और इफ द पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया उसने कोई बेनिफिट रिसीव किया हो, तो कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड या तो कैसे होगा, एब्सोल्युटली, या फिर कौन डिसाइड करेगा? सेट असाइड के लिए 2 वर्ड है दोस्तों, सेट असाइड आइदर या सेट असाइड अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज कोर्ट में डीम फिट। बोलो वापस से, सेट असाइड के बाद 2 वर्ड बोलो, सेट असाइड आइदर, एब्सोल्युटली, और अपॉन सच टर्म्स एंड एज द। बोलिए भैया, क्लियर है? सेट असाइड अनूप मतलब अलग 100% रिसाइन करवा देना, सेट असाइड कहलाता है अनूप भाई। आपको पूरे पैसे दिलवा दिए जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट की, ये सेट असाइड हो गया। यस, ओके। चलो अब फ्रॉड के इफेक्ट बोलो। फ्रॉड के इफेक्ट क्या देखे आपने? पहला तो क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, voidable, और रेमेडीज बोलो, रिसाइंड, स्यू, इंसिस्ट। बोलो। अब इसमें एक नया केस है, ध्यान से सुनना, यहां से पूरी कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। यहां से कहानी का पहला पार्ट जो आपको कोट करके आना है, किस नाम से, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19। सुनना, मैं आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाते, कॉमन डिलीजेंस लगाते, जिसको बोलते हैं सामान्य बुद्धिमता हिंदी में, इंग्लिश में ऑर्डिनरी डिलीजेंस, कॉमन वर्ड में कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, इसलिए कॉमन सेंस है ना। तो अगर वो ये बोल दिया जाए कि मैं आपके ऊपर फ्रॉड की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप चाहते तो ये पता लगा सकते थे कि मैं आपके ऊपर फ्रॉड की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इस छोटे से 10x10 के रूम में अगर मैं बोल दूं कि इस 10x10 के कमरे में 3000 लोग बैठ सकते हैं, और फिर भी आप मेरे से ये रूम खरीद लो, तो कौन बेवकूफ, परचेजर। हाँ, है ना। तो कोड क्या बोल रही है, ध्यान से देखना। अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट of the party on which fraud was
और टू हुम सच मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ध्यान से देखना वो क्या बोल रहे हैं, अ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी, डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी। तो अपने को ये देखना कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कब नहीं होगा, व्हेन द पार्टी हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, व्हेन द पार्टीज हैव द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, तो फिर ये केस गलत हो गया आपका, तो फिर हम गलत बोल रहे हैं, तो फिर फ्रॉड नहीं माना। कोर्ट बोलेगी यार तुम पगले थे क्या, अच्छा कोर्ट तुमको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला मानती है कि नहीं मानती है, सोच समझ के, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में तुमको साउंड माइंड का मानती है कि नहीं मानती है, क्या होता है साउंड माइंड, हु इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रैशनल, तो फिर तुम 10 बाय 10 के रूम में 1000 लोग बैठा दोगे यार। मैं आपको अपना हॉर्स बेच रहा हूँ, हॉर्स घोड़ा 1 लाख 10 लाख रुपए में, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ घोड़े की, ये घोड़ा बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग है, यंग है, अभी तो लाइफ इसकी बहुत बची है, और ये घोड़ा जब आप चलाओगे आपको लगेगा कि आप हवा से बातें कर रहे हो। आपने घोड़ा खरीद लिया, 2 दिन बाद गाली बकते हुए आए कि ये घोड़ा हवा से तो बातें ही नहीं करता है। क्या हवा से बातें करने का मतलब क्या था, इसकी स्पीड अच्छी होगी कि ये बोलेगा हवा से, अरे घोड़ा घोड़ा हवा से बात कर लेगा। तो आप क्या सोच रहे हो, अरे ये घोड़ा हवा से तो बात ही नहीं कर रहा, आपने तो बोला था घोड़ा हवा से बात करेगा। अरे तो घोड़ा क्या गाना गाएगा क्या यार, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, अरे क्या घोड़ा है बेचारा वो, हॉर्स गाना गा देगा क्या ये वाला। तो दादा आप कॉमन सेंस पे ये बात नहीं समझ पाए तो फिर ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट करो, 3 लाइन आखिरी की ये जो है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड या नॉट वॉइडेबल इफ the party whose consent was so obtained had the means of, तो ये ध्यान रखना भैया, बोलो दादा हाँ या ना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास डिस्कवरी करने का सफिशिएंट माध्यम मींस तरीके थे अगर आप सिर्फ क्या यूज करते, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, क्या यूज करते, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, बोलो भैया, यस अंकुर भाई चलो दादा, तो ये लाइन जरूर 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 लिख के आना। अच्छा एक और चीज, मैं जिस बात पे धोखा देने की कोशिश कर रहा था उस बात पे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा, तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा, नहीं, क्योंकि हमने बोला था फ्रॉड किससे रिलेट करना चाहिए, किसी फैक्ट से। जैसे कि मैं आपको जो फर्नीचर सेल कर रहा था उसमें मैंने यहाँ कपड़ा बिछा दिया क्लोथ और ढक दिया, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस थे क्योंकि, लेकिन आपने देखा ही नहीं, आपने फर्नीचर को इंस्पेक्ट ही नहीं करा, तो बताओ क्या मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, करने की कोशिश तो की लेकिन आप उस फैक्ट से इफेक्ट हुआ गया। तो आप बाद में आके बोलो तूने धोखा दिया, मैं बोलूंगा आपने तो वॉच ही नहीं करा, फर्नीचर इंस्पेक्ट कहाँ करा। ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब रिंशु जी सामान्य बुद्धिमता होता है, कॉमन सेंस, नॉर्मल डिलीजेंस, नॉर्मल अक्कल हिंदी भाषा में। जैसे अपने घर वाले बोल देते ना कि तेरे में अक्कल नहीं है क्या, इसका मतलब वो इंग्लिश में क्या कहना चाह रहे हैं, ऑर्डिनरी डिलीजेंस। कभी कभी अपने घर वाले अपने को भोला भी बोल देते हैं, बहुत भोला है मेरा बच्चा, आप समझ जाओ वो कह रहे हैं कि बेवकूफ है। अब मम्मी ये तो नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा भोला बेवकूफ है, मतलब सीधे सीधे, तो पड़ोसी को क्या बोलती है मम्मी, हाँ बहुत भोला है हमारा चिंटू, ऐसा आप समझ जाओ वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस गायब है अपना, सामान्य बुद्धिमता, नादान बच्चा, यस। तो ध्यान रखिएगा भैया, ये सेक्शन 19 के एक्सप्लेनेशन की ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में फ्रॉड के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। निशिता जी है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मन से लॉ लिखा ही नहीं है ना, तो मॉड्यूल में होगा, ऊपर नीचे होगा कहीं, मैं आपको बता दूंगा। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड का एक केस आता है कि क्या शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट के सारे डिफेक्ट्स बताने के लिए लायबल है क्या। मोदी जी बोर हो रहे हैं तो क्लास छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास कोई 10 20 25 50 दिन तो है नहीं रिवीजन के, अब कोर्स भी पूरा कवर करवाना चाहते हैं और फिर बोलते हैं आप बोर हो रहे हैं ब्रेक दे दो। 10:56 तो हो गए, 20 मिनट हो रहे हैं मेरे पास। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। ये क्वेश्चन कई बार केस लॉ के थ्रू पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं आता ये क्वेश्चन केसेस के थ्रू ही आता है, ध्यान रखिएगा।
खास बात क्या है कि क्या मियर साइलेंस को फ्रॉड माना जाए, किसी के चुप रहने को फ्रॉड माना जाए? तो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी कैवेट एम्प्टर की कंसेप्ट पढ़ी हुई है कि बायर को भी अवेयर होना चाहिए, बायर क्या लेने आया ये वो भी समझे, है ना, बायर क्या लेने आया ये बात वो भी समझेगा कि सब कुछ सेलर ही करेगा डिसाइड। बोलो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बायर खुद भी कुछ लायबल है या नहीं है? बायर लायबल है? बोलिए भैया। अमीषा जी ये नंबर भेज दिया, इस पे आप भेज दीजिएगा। चलो अब रिपीट करो, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आता है कि एक सेलर है, एक बायर है, सेलर ने अपने गुड्स के सारे डिफेक्ट नहीं बताए, तो क्या वो बताने के लिए लायबल है? नो, ये बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आप पढ़ रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सेलर को मालूम था कि कल सुबह प्राइजेस बढ़ने वाली हैं या गिरने वाली हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना लो, आप बोलो किसका बनाना चाहोगे? सेलर को मालूम था कि जो चीज आज वो 100 रुपए में बेच रहा है कल सुबह वो कितने में हो जाएगी? 90। क्या वो बायर को बताएगा कि आज मत खरीद, कल सुबह आना? अब आज सेलर और बायर के बीच में 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कल सुबह बायर सेलर के ऊपर गुस्सा करते हुए आ रहा है कि अरे यार मार्केट में एक दिन बाद ही भाव गिर गए, तुमको मालूम थी, तुम तो सेलर थे, तुमने फ्रॉड किया। बोलो क्या फ्रॉड किया? क्या बोलो भैया? बोलो भैया, क्लियर है बात? क्या ऐसे में वो लायबल है? सेलर लायबल होगा क्या फ्रॉड के केस में? फटाफट से आंसर दें भैया सभी। तो ऐसे में कौन सी थ्योरम, कौन सा कंसेप्ट लगा देंगे हम? केविएट एम्प्टर का। तो देखें, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू, बोलो भैया, नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द, पूरा का पूरा तो बता ही नहीं सकते। अब तुमको ही किसी ने बोल दिया था सीए फाउंडेशन करो, करियर बहुत अच्छा है, तो तुमने फॉर्म भरा ना, तुमको पूरा ट्रूथ बताते क्या कि बहुत मेहनत है? नहीं बताते। अगर इतना बता दें कि जीवन में संघर्ष है तो आप पैदा होने से ही मना कर देते, नहीं नहीं मत मत करो, आना ही नहीं मेरे को नहीं बनना इंसान, इंसान बनने में ज्यादा मेहनत है, मेरे को चीटी बना दो। बोले भैया, तो अगर आपको होल ट्रूथ बता दिया जाए तो बहुत लफड़े, चाहे वो लाइफ के हो, चाहे वो सब्जेक्ट के हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हो, है ना? ऐसे तो फिर आप पेप्सी और कोका कोला भी पीते हो, तो कहाँ पेप्सी बेचने वाले ने कभी बोल दिया कि मत पी रे तेरी सारी आंतड़ियां खराब हो जाएंगी? कहाँ बोला? कौन से पिज्जा बेचने वाले ने बोल दिया कि ये अपने इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सही प्रोडक्ट ही नहीं है? मैगी बेचने वाले ने कहाँ बोल दिया कि 7 दिन पेट के अंदर सड़ती है उसके बाद बाहर आती है? कहाँ बताया ऐसा? तो बहुत सारी बातें तो प्रोडक्ट बेचते समय, जब हम सिगरेट खरीदते हैं और छल्ले लगाते हैं धुएं के, तो कौन से पान वाले ने बोल दिया कि मत पी रे, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है? भाई वो सेलर है, आपने मांगा सिगरेट, उसने दे दी। बोलिए भैया, हाँ कि ना? अब वो एक और हीरो आ गया अपना, जुबा केसरी, जिसका खुद का छोरा जुबा केसरी से ऊपर जा रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं पड़ रही, मेरी बेटी जो है शाहरुख खान का एड देख रही है, एक तरफ एजुकेशन इंडस्ट्री का और एक तरफ सुन रही है उसी का लड़का ड्रग्स ले रहा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है उस बच्चे का कि अच्छा अगर इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ लो तो ड्रग्स लेना पड़ती। सही है ना भाई? ऐसे ही हो रहा ना इंटरप्रिटेशन, तो बच्चे तो यही सोच रहे हैं, बोले इधर से पढ़ो तो बच्चा ऐसा हो जाता है ना। तो मालिक, कहने का मतलब कई बार आपको खुद को अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट या डिफॉल्ट कैसे बताएगा? आप बता दोगे क्या? सेलर के तौर पर आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। कौन सी थ्योरम लगती है? केविएट एम्प्टर, जिसको क्या बोला गया? लेट द इज अप्लीकेबल, देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक, ये वर्ड लिख के आना है आपको, नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेस एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। चुप रहना कभी भी फ्रॉड। आप मुझसे प्रोडक्ट के बारे में जब बहुत सारी जानकारी लेते हो, जैसे फैन खरीदने आए, एसी खरीदने आए, लैपटॉप खरीदने आए, आप लैपटॉप के बारे में क्या पूछ लेते हो? मैं भी क्या बता देता हूँ एज अ सेलर। आप एप्पल का फोन वगैरह खरीदते हो, आईपैड खरीदते हो, एप्पल के प्रोडक्ट्स में क्या पूछ लिया आपने? ऐसा क्या पूछ लेते हैं अपन? वैसे भी एज अ बायर अपने को कमी जानकारी रहती है, 2-4 नॉर्मल से क्वेश्चंस हम पूछते हैं, तो बस सेलर भी इससे आगे आपको डिस्क्लोज करने के लिए लायबल नहीं है। सिमिलरली देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज
फैक्ट विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ द बायर एंड बोथ द सेलर। बोले भैया, बोथ द बायर एंड सेलर। लाइन रिपीट करें, मियर साइलेंस का ये केस लॉ में काम आएगा। पहली लाइन, अ पार्टी टू द इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर। आप जानते हो प्रोडक्ट 10 रुपए से लेके 1 लाख तक का हो सकता है, एक ही प्रोडक्ट, क्वालिटी बढ़ती जाती है, हम सभी बायर के तौर पर जानते हैं। 100 रुपए में भी मार्केट में शर्ट्स मिल रही हैं और 8,000, 10,000, 15,000 की भी शर्ट्स मिल रही हैं। वॉचेस 100 रुपए की भी मिल रही हैं और 3 लाख की भी मिल रही हैं। तो बायर को अवेयर रहना है, बायर को अवेयर रहना है। आप एक बार टाइटन की शॉप पे जाके वॉच खरीद के लाते हो, 2,000 3,000 की, मान लो आप नॉर्मल स्टूडेंट थे तो आपने 3,000 की एक वॉच खरीदी, अगले दिन उसके पास बोल रहे हो तूने फ्रॉड किया। दुकानदार बोल रहा है नहीं ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है और मैंने कोई फ्रॉड वर्ड नहीं किया, आपने जो प्रोडक्ट पसंद किया वही तो मैंने दिया। आप बोल रहे हो नहीं मैंने सोचा था मैं टाइटन की घड़ी, टाइटन की वॉच बांधूंगा तो मेरा भी अच्छा टाइम आएगा। सेलर बोल रहा है मैंने क्या बेची है, घड़ी, समय ही नहीं बेचा है। आप बोल रहे हो नहीं मैं तो समझ रहा था टाइटन की घड़ी पहनते से अच्छा समय आ जाता है बड़े लोगों का, तो मैंने भी पहन ली। तो फिर गड़बड़ है भैया। जिस तरह एक्स लगाने से आसपास कन्याएं नहीं आती, बायर को समझना है ये तो, है ना। जिस तरह कैडबरी कुछ मीठा हो जाए तो वो मिठाई नहीं है, बायर को समझना है ये तो, सेलर क्यों समझाएगा। बोलिए भैया। तो ध्यान रखना कि 2-3 लाइन ये आपको एग्जैक्ट लिख के आनी। वापस से बोलो, देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केस एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। साइलेंस does not amount to fraud. Similarly, there is no duty to disclose the facts, जो किसके नॉलेज में, within the knowledge of both the buyer and the seller, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए भैया। अब एक और इंपॉर्टेंट केस, जैसे मैंने बोला सेलर को मालूम था कि अगले ही दिन प्राइसेस गिरने वाली है, ये बात उसने बायर को नहीं बताई, तो क्या सेलर ने फ्रॉड किया, हम बोलेंगे नहीं। और ये आंसर आपका बन जाएगा कि सेलर की कोई ड्यूटी सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने की नहीं है। सेलर कभी भी ड्यूटी में नहीं है, इसको हमेशा फ्रॉड कभी भी नहीं माना। बायर आ रहा है, बायर शुड बी अवेयर अबाउट दी प्राइस, बायर शुड बी अवेयर अबाउट दी प्राइस, ये उसकी ड्यूटी है। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्या साइलेंस कभी कभी कुछ केसेस में फ्रॉड माना जा सकता है। तो यस, कुछ केसेस में वो फ्रॉड मान सकते हैं। यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं एक डिफरेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, डिफरेंस जरूर पढ़ लें आप मुझसे, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। टिक करें कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का। 4 से 5 पॉइंट कम से कम आपको लिख के आने हैं इसमें। कमेंट कर दें भैया, फ्रॉड का साइलेंस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आया। कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में पहला है नेचर ऑफ एक्शन। बोलो एक में कैसा फोर्स है, फिजिकल, और दूसरे में कैसा है, मोरल या मेंटल। कमेंट कर दें मालिक, लाइक कर दे वीडियो को फटाफट से। कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ एक्शन एक जगह बोलो, एक जगह फिजिकल है, एक जगह मेंटल है। दूसरा इन्वॉल्वमेंट, एक में क्राइम इन्वॉल्व है, एक में क्राइम इन्वॉल्व। एक में जिसमें क्राइम इन्वॉल्व है वो इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं है वो इलीगल नहीं होगा। तो अब इन 2 पॉइंट्स को रिपीट करो। अच्छी लैंग्वेज में कैसा लिखेंगे, हमने कॉमन वर्ड्स पकड़ ली। अच्छी लैंग्वेज, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट। बोलो भैया, इसमें बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स मोरल या मेंटल प्रेशर। दूसरा बोलो, क्रिमिनल एक्शन किसमें इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व्स, ये डेफिनेशन आ गई पूरी, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन अनलॉफुली। यहाँ क्या बोलेंगे, नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड और थ्रेट इज गिवन। यहाँ कोई भी गलत थ्रेट या गलत एक्टिविटी नहीं होती, ये आपको लिख के आना है। बोलो भैया। तीसरा रिलेशनशिप। बोलो, क्या कॉर्शन में रिलेशनशिप होना जरूरी है, मैं आपको धमका रहा हूं, क्या आपके मेरे बीच में कोई नियर रिलेशन होना जरूरी है, नो। तो देयर इज नॉट नेसेसरीली एनी रिलेशनशिप, सम सॉर्ट ऑफ, लैंग्वेज बनाओ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, जबकि यहां क्या बोलना है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मस्ट बी देयर। तो मेन वर्ड क्या है अपना, एब्सोल्युटली नेसेसरी। 3 वर्ड रिपीट करें वापस से। पहला फिजिकल फोर्स और मोरल या मेंटल फोर्स। यहाँ पे पूरी डेफिनेशन है, यहाँ बोलेंगे नो सच इलीगल थ्रेट एक्ट इज
तीसरा बोलेंगे इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, जबकि यहाँ हमेशा क्या लिख के आना है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। फोर्थ, कौन करेगा, धमकी कौन देगा, कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ कर रहा हूं, धमकी या तो मैं दूंगा या मैं किसी और को बोल दूंगा। बोलो भैया, जरूरी नहीं है कि मैं आपसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं तो मैं ही धमकी दूं, धमकी देने वाला कोई और भी हो सकता है। तो पढ़ें कॉर्शन के बारे में वर्ड, कॉर्शन नीड नॉट प्रोसीड, किसकी तरफ से, फ्रॉम द प्रॉमिसर की तरफ से प्रोसीड करे, ये जरूरी। और मुझे इससे कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो मैं इसको धमकी दूं ना, मैं इसके घर वालों को धमकी दूं, तो धमकी देने वाला भी मैं हूं, ये जरूरी, और धमकी इसी को दूं, ये भी जरूरी। तो फिर क्या बोला गया, नॉर नीड बी डायरेक्टेड अगेंस्ट दी, नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम दी प्रॉमिसर, नीड नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी प्रॉमिसर, ये ध्यान रखना। क्या एक स्ट्रेंजर व्यक्ति भी धमकी दे सकता है? यस। यहां बोलो, यहां पर अंडी इन्फ्लुएंस में स्ट्रेंजर हो ही नहीं सकता। आप नियर रिलेशन वाले लोगों के बीच में अंडी इन्फ्लुएंस का केस देखोगे कि दूर की रिलेशन, तो यहां क्या बोलना, इट विल ऑलवेज बी एक्सरसाइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि यहां पे कौन इन्वॉल्व हो सकता है, स्ट्रेंजर भी इन्वॉल्व हो सकता है। फिफ्थ, इन्फोर्सेबिलिटी बताएं, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है हम जानते हैं, यहां भी बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन पीछे वाली लाइन याद करो क्या पढ़ा था, कोर्ट में सेट इज aside or enforce upon such terms and condition as it may deem fit, याद करो ना, undue influence 19 ने पढ़ाया ना। और आखिरी, पोजीशंस ऑफ, क्या करना, अगर कॉर्शन में कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने जाएगी तो वॉट एवर बेनिफिट इट हैज रिसीव्ड इट मस्ट बी रिस्टोर्ड टू द पार्टी फ्रॉम हुम इट वाज रिसीव्ड, तो रिस्टोर्ड करवाओ। आपको जो भी मिला, आप एग्रीड पार्टी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल करने जा रहे हो, आपको 10 लाख रुपए मिले थे, आप वो 10 लाख रुपए वापस करो पहले, तो जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। जबकि यहाँ क्या बोलना है, कोर्ट तय करेगी, कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू डायरेक्ट द एग्रीड पार्टी टू रिटर्न आइदर होल आइदर, या देवी मत, ये सब अब कौन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पूरा खेल किसके हाथ में, कोर्ट के हाथ में। इसका शॉर्ट फॉर्म बना है वेबकार, देखो हो रहा है क्या, वेबकार, वेबकार बन रहा है कि नहीं बन रहा? और अभी कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड के नेक्स्ट लेक्चर में। यहां से 6 पॉइंट रिपीट करें वापस से। पहला, एक जगह फिजिकल फोर्स है, दूसरा मोरल या मेंटल, एक जगह बोलोगे पूरी की पूरी डेफिनेशन, एक जगह लिखोगे नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड। तीसरा, रिलेशनशिप इट इज नॉट नेसेसरी देयर इज सम सॉर्ट, यहां बोलना है एब्सोल्युटली नेसेसरी। एक्सरसाइज बाय हुम नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉमिसर और टू द प्रॉमिसर, इट मे बी बाय इवन अ स्ट्रेंजर, जबकि यहां क्या बोलना है, बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें इन्फोर्सेबिलिटी में क्या बोलना है, वॉइडेबल, यहां क्या बोलना है, वॉइडेबल भी हो सकता है या कोर्ट में सेट इट और इन्फोर्स इट, कोर्ट के ऊपर है। पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड में यहां बोलना है रिस्टोर करो या रिस्टोर बैक टू द अदर पार्टी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने गए हो तो। यहां क्या बोलना है, कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन, वो डायरेक्ट करेगी, जैसे कि स्टूडेंट के साथ एग्रीड, स्टूडेंट एग्रीड पार्टी है, स्टूडेंट बोल रहा है टीचर ने मेरे साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करा, कोई बात नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगी। क्या क्या, 3 बातें, पहला बोलो, या तो पूरा का पूरा होली आप वापस करो, या पार्टली वापस करो, या रिसीव जो करा है कुछ भी मत करो, कोर्ट बोल रही मत कर भाई वापस। ये सब किसको डिसाइड करना है, कोर्ट को डिसाइड करना है। बोलिए भैया, हाँ है ना, क्लियर है। सी इज फॉर क्रिमिनल, अरे डायरेक्टली याद कर लो भले। ए इज फॉर एक्शन, आर इज फॉर रिलेशनशिप, बोलो। वेब में आ गया एक अपना डब्ल्यू, एक आ गया ई, और एक आ गया बेनिफिट, WEB, वेब कार। देखिए भाई कौन पूछ रहा था, मिम्स फॉर एवर जी, ये लिख दिया मैंने, वेब कार। एक्सरसाइज बाय हुम, W इन्फोर्सेबिलिटी, E, B इज फॉर बेनिफिट, C is for criminal, A is for action, R is for relationship। अंशु जी लिख तो दिया, रुको ना, ये लिखा ना आपके सामने।
ऐसा बार बार क्यों बोल रहे हो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? ये लिखा ना आपके सामने अंशु भाई, बोले तो CAR, कार अलग कर लेना। ये C इज फॉर क्रिमिनल, A इज फॉर एक्शन एंड R इज फॉर रिलेशनशिप। बोले भैया। और वेब में लेना W whom, E is for enforceability and B is for benefits, वेब कार। बोले अंशु भाई। कल फ्रॉड के हम कुछ और केसेस देखेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे डिफरेंसेस के साथ। चलिए मालिक, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए कल, फिर से यहीं से मुलाकात होगी। इन आंसर्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।